हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति, स्टडी विद लर्न पॉइंट, ठीक है, स्टडी ऑन लर्न पॉइंट से। तो आज हम करने वाले हैं पेमेंट ऑफ वेजेस का सेकंड पार्ट। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ाया है और इसकी हिस्ट्री एंड सेक्शन 7 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस जाके देखो, क्योंकि अगर आप बीच में से देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं बेयर एक्ट से ये इसलिए करवा रही हूँ कि आपका हर एक्ट लाइन बाय लाइन कवर हो। जैसे कि अगर APFC या कोई एग्ज़ाम होता है तो वहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लाइन बाय लाइन ही बनते हैं बेयर एक्ट से। और इसके लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ लोगे तो आप लेबर लॉ का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत रेयर टू रेयर टीचर हैं जो डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ाते हैं, ठीक है। एंड मानती हूँ कि टफ होता है बेयर एक्ट से पढ़ना, बट यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि बेयर एक्ट के थ्रू ही मैं आपका लेबर लॉ कंप्लीट कराऊँ और ईजी से ईजी वे में करवाऊँ, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8 से। सेक्शन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? फाइन, ठीक है। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रिस्पेक्ट सच ऑफ एक्ट ओमिशन ऑन हिज पार्ट द एम्प्लॉयर। अब ये तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। ये तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे इजी वे में समझाऊंगी। इसमें कह रहा है कि कोई भी फाइन इम्पोज नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉयड पर्सन पे, ठीक है, जब तक कि प्रीवियस गवर्नमेंट से अप्रूवल ना लिया जाए, ठीक है। इन नोटिस स्पेसिफाइंग सच एन act and omission shall be executed in the prescribed manner on the premises in which the employer is carried on in case of person employed upon a railway at the prescribed place or places। ये कह रहा है कि जो भी नोटिस, वो जो भी फाइन लिया जाएगा ना, वो नोटिस में स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिफाई होना चाहिए प्रिस्क्राइब मैनर में, कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम क्या किया है क्या नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बता नहीं रहे हो और उससे फाइन ले रहे हो, ठीक है। और इन द केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉय अपॉन ए रेलवे, और अगर रेलवे में वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, और अदरवाइज देन ए फैक्ट्री, तो भी प्रिस्क्राइब पैलेस जो होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पॉइंट देखते हैं 8 का सब क्लॉज 3। नो फाइन शैल बी इम्पोज यानी एम्प्लॉयड पर्सन until he has given no opportunity of showing cause notice। देखो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आपका एम्प्लॉयर कहता है कि तेरे ऊपर फाइन लगेगा, लेकिन जब तक उसने कोई आपको मौका नहीं दिया है बोलने का कि फाइन क्यों लगेगा, आपको यहाँ पे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है, तो ये गलत है। तो पॉइंट 3 में यही कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सो कॉज नोटिस की, ठीक है, कि एम्प्लॉय बता सके कि मैंने फाइन क्यों दूँ, मुझ पे फाइन क्यों लगाया जा रहा है, या ऐसा नहीं था, वो अपने रीजन भी रख सके, तो उसे कहते हैं शोइंग कॉज नोटिस, अपॉर्चुनिटी। ये PYQ में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसे करूँगी, जो भी बैरक लाऊंगी उनके PYQ मैं साथ में आपको करवाती हुई चली जाऊंगी। बट इस ऐप में तो मैं अभी ये पूरा एक्टिव करवाती हूँ, PYQ में बाद में लाऊंगी। सेक्शन 4, 8 का सब क्लोज 4। द अमाउंट ऑफ फाइन विच में बी इम्पोज, जो भी फाइन इम्पोज किया जा रहा है इन एनी वेज पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 3%। वो 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और फाइन कैसा होना चाहिए? फाइन आपका होना चाहिए वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वन टाइम पेमेंट होनी चाहिए, वन टाइम पेमेंट होनी चाहिए फाइन की, आप किस्तों में नहीं ले सकते। अब ये देखो, नो फाइन शैल बी इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर। और जो पर्सन 15 साल से कम का है, 15 साल के अंडर है, उससे फाइन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं, फाइन जो होता है ना, वो 90 दिन, ठीक है, वो एक बार में रिकवर किया जाता है, और इंस्टॉलमेंट में उसे रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और फाइन का एक रिकॉर्ड बनता है, रजिस्टर बनता है, ठीक है, वो भी मैंडेटरी होता है। चलो अब देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको ये अभी बताया था कि नो फाइन इम्पोज ऑन इम्पोज रिकवर फ्रॉम बाय इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया जाएगा, और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज विच इट इज वाज इम्पोज। और जो फाइन लगाया जाता है ना,
वो लिया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, ठीक है। एवरी फाइन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट ओमिशन इन रिस्पेक्ट विच इट वाज इम्पोज्ड। और जो भी कोई फाइन लिया जाएगा, ठीक है, वो उसी दिन उसे बताया जाएगा कि मतलब तेरे ऊपर ये फाइन लगा है। ये नहीं कि आप 1 साल बाद कह रहे हो कि तेरा तेरा उस टाइम का फाइन मैं लगाऊंगा। अगर आप फाइन लगा रहे हो तो इमीडिएटली उसे इन्फॉर्म करोगे और फिर उसकी रिकवरी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज होगी, 1 इंस्टॉलमेंट में होगी, 1 टाइम पेमेंट होगी। और इसके रजिस्टर भी बनाए जाएंगे, मैंने बताया था कि रजिस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाए जाएंगे। ओके एंड चलो अब देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? डिडक्शन फॉर अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई ड्यूटी से अब्सेंस है तो कैसे रिडक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये इतना बड़ा अब आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो अब मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है। अब ये देखो, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन में बी मेड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 7 ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अब्सेंस एम्प्लॉयड फ्रॉम द प्लेस वेयर the term of his employment he is required to work, ठीक है, in any part during the which he is required to work. The amount of such deduction in cash to bear wages payable to the employed person in respect of wage period for the deduction which is last proportion. ये आप इतना पढ़ोगे ना, आप नहीं समझ पाओगे, तो इसका मैं पूरा शॉर्ट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये कहा गया है कि 10 और 10 से ज़्यादा पर्सन अगर अपसेंट होते हैं विदाउट नोटिस तो कितने दिन की सैलरी डिडक्ट होगी? 8 डेज की। ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वेजेस फॉर 8 डेज। कितने मेंबर? 10 और 10 से ज़्यादा। इफ़ 10 और मोर एम्प्लॉयड पर्सन, अगर 10 और 10 से ज़्यादा पर्सन एक साथ अपसेंट हो जाते हैं तो उनकी 8 दिन की सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि एम्प्लॉय प्रेजेंट है और लेकिन वो काम नहीं कर रहा है विदाउट एनी रीजन, तो वो डीम्ड टू एब्सेंट ही माना जाएगा, ठीक है। ये इसमें इस सेक्शन में बोला गया है। आई होप सेक्शन 9 आपका क्लियर होगा कि 10 से ज़्यादा पर्सन अगर एब्सेंट होते हैं विदाउट नोटिस तो 8 दिन की सैलरी डिडक्ट होगी, और अगर पर्सन आया है लेकिन वो काम नहीं करता तो वो डीम टू एब्सेंट ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 है आपका डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस। डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिडक्शन होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन 10 में कह रहा है डिडक्शन इज अंडर क्लॉज सी और क्लॉज ओ ऑफ द सब सेक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज और लॉस अकर्ड बाय द एम्प्लॉयर नेगलेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन। इसमें ये कह रहा है कि डिडक्शन जो होगा ना, जितना लॉस होगा उससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और डिडक्शन कैसे लिया जाएगा? और इसमें ये कहा गया है कि पर्सन हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी शोइंग कोज, मतलब पर्सन को एम्प्लॉयर को क्या कहना है, एम्प्लॉयर को अपॉर्चुनिटी देनी है कि एम्प्लॉय अपनी बात रख सके कि ऐसा उसने क्यों किया। और जो भी डिडक्शन होंगे ना, ठीक है, ये जो भी डिडक्शन होंगे उनका एक रजिस्टर रिकॉर्ड किया जाएगा अंडर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, और जो फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड होते हैं उस मैनर्स में, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब देखते हैं हमारा सेक्शन 11। मैं कोशिश करूँगी कि आज ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 11 डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर्ड। अब डिडक्शन किस ये सर्विस रेंडर मतलब आप क्या क्या सर्विस ले रहे हो, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे डिडक्शन होगा। देखो, हाउस अकोमोडेशन सर्विस है जो एक्सेप्ट किया एम्प्लॉय ने, ठीक है, ये एक्सेप्ट की है तभी डिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एंड दूसरा इसमें क्या कहता है ये आपको समझ में आ गया। अगर एम्प्लॉय हाउस अकोमोडेशन एमिनिटी सर्विस ले रहा है जो उसने एक्सेप्ट की है अपने एम्प्लॉयमेंट में तो डिडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और डिडक्शन कितना होगा? वैल्यू ऑफ द हाउस एमिनिटी और सर्विस, जितनी की उस घर की वैल्यू है या किराया जाता है उतना ही डिडक्ट होगा, उससे एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं होगा। सेक्शन 11 आपका क्लियर होगा। अब देखते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में क्या कह रहा है? डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांस। एडवांस अगर आप कोई लेते हो किन किन कंडीशन में वो डिडक्ट होगा। देखो, ये आपको लिस्ट दी गई है ना, रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ मनी गिवन, अगर आपने बिफोर एम्प्लॉयमेंट से एडवांस लिया है, ठीक है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीट वेज पीरियड बट नो रिकवरी शैल बी मेड ऑफ एडवांस गिवन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब देखो उसमें ये क्या कह रहा है कि जैसे आपकी कहीं जॉब लगती है, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, बेंगलोर में आपकी जॉब लगती है,
तो बैंगलोर वालों ने आपके लिए टिकट भेजी है कि आजा भाई बैंगलोर आजा, तेरे को जॉब स्टार्ट करनी है, तो वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया ना, वो कंपनी की तरफ से, तो वो नहीं होगा। ठीक है। रिकवरी ऑफ एन एडवांस मनी गिवन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। आफ्टर एम्प्लॉयमेंट आपको कोई एडवांस दिया गया है, ठीक है, एज ए कंडीशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में इम्पोज, तो वो डिडक्ट हो सकता है। ठीक है। रिकवरी ऑफ एडवांस ऑफ वेजेस नॉट ऑलरेडी अर्न टू appropriate government to extend with such advance may be given installment by they may be recovered। अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट में अमाउंट दिया गया है तो वो भी रिकवर हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं 12A डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन। अगर आपका कोई लोन है, ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन ग्रांटेड, ये देखो बाय रूल मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो ये आपका इसमें डिडक्शन हो सकता है अगर आपने कंपनी से कोई लोन लिया है। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 13, डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। अगर आपकी कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ है, तो वो भी आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, तो वो भी आपका डिडक्शन हो सकता है। सेक्शन 13A देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। तो ये तो पता ही है कि हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रजिस्टर बनाए और मेंटेन करें, और ये कितने पीरियड के लिए होती है, ये होती है 3 साल तक के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने साल तक के लिए होती है, तो ये होती है 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स, ये आप मेंशन याद रखना। सेक्शन 14 में आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सबको ही पता है इंस्पेक्टर कौन होता है। पेमेंट ऑफ वेजेज में जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है। जैसे फैक्ट्री एक्ट में अपॉइंट किया गया था, ऐसे यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट, कौन अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। कैसे करती है, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में देके वो नोटिफिकेशन देती है और करती है। ठीक है। और अब देखो इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, बहुत सिंपल है। एग्जामिनेशन इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, एंटर कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, प्रीमाइसिस में सर्च कर सकता है। ठीक है। ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये आपको पता होगा। ठीक है। सुपरवाइज द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन इन रेलवे, और मतलब कि जो भी फैसिलिटी होती है ना इंस्पेक्टर की, सारी आपकी सेम होती है कि मतलब पेमेंट वेजेस देख सकता है कि कितनी मिल रही कितनी नहीं मिल रही, और कॉपीज और रजिस्टर को डॉक्यूमेंट सीज कर सकता है, उनकी फोटोकॉपी ले सकता है। ठीक है। और अब ये पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर टू आंसर एनी क्वेश्चन और एनी स्टेटमेंट टेंडिंग टू इंक्रीमेंट हिमसेल्फ। अब इसमें एक प्रोविजन ये होता है कि इंस्पेक्टर किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट मतलब गवाही दे। अगर कोई पर्सन है कि इंस्पेक्टर उससे कुछ पूछ रहा है लेकिन वो नहीं बता रहा, तो इंस्पेक्टर उसको कंपाइल नहीं कर सकता कि तू बता, अपने ही बारे में बता। ठीक है। चलो, अब ये इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू ए पब्लिक सर्वेंट। हर इंस्पेक्टर क्या माना जाता है यहाँ पे, पब्लिक सर्वेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू किसके, इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 14A, फैसिलिटी टू बी अफोर्डेड टू ए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की फैसिलिटी कौन अफोर्ड करता है, जैसे इंस्पेक्टर आता है उसका आने जाने का खर्चा, किराए का खर्चा, और जो वो इंक्वायरी कर रहा है उसका खर्चा कौन देखता है, वो देखता है एक एम्प्लॉयर। ठीक है। एम्प्लॉयर बेयर करेगा। ठीक है। जैसे रीजनेबल फैसिलिटी मेकिंग, एंट्री, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, एग्जामिनेशन, ये सब एम्प्लॉयर बेयर करता है। अब ये देखो, अब ये कह रहा है क्लेम अराइजिंग ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस इन डिले, वेजेस एंड पेनल्टी फॉर मालसेस और वैक्सिस क्लम। अब ये कह रहा है कि अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, तो अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, चलो अब ये देखते हैं, एक सेकेंड। अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, जो क्लेम सुनती है, और पहले तो अपॉइंट कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और कौन कौन होता है, कमिश्नर होता है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। ठीक है। एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन कौन होता है, आरएलसी रीजनल लेबर कमिश्नर, और एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस, जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो है सेंटर में, अगर सेंटर में अथॉरिटी है। अब देखते हैं स्टेट में कौन होता है। स्टेट में होता है स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएलसी। ठीक है। एएलसी से कम का नहीं होना चाहिए, और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए जो लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में हो। ठीक है, वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अब देखते हैं क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन,
चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारा, सेक्शन नंबर 16, सिंगल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फ्रॉम अनपेड ग्रुप। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं आपको ये एक चीज बताती हूँ। देखो, अगर बहुत सारे पर्सन हैं और उनकी सेम ही एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब सेम ही टॉपिक है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, बहुत सारे पर्सन हैं, तो वो एक सिंगल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसमें यही कहा गया है और कुछ नहीं कहा गया। बाकी आप पढ़ ही सकते हो। अथॉरिटी में डील विद एनी नंबर ऑफ सेपरेट पेंडिंग एप्लीकेशन, ये देखो ये मेंशन है और कुछ मेंशन नहीं है। अब देखते हैं अपील। अपील कितने दिन में की जाएगी? अब हम आ गए सेक्शन 17 पे। अपील कितने दिन में की जाती है? अब मैं इतना सारा पढ़ूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ। अपील जो होती है ना, वो विद इन 30 डेज में की जाती है, जब ऑर्डर और डायरेक्शन आ जाए। ठीक है, देखो अब ऑर्डर क्या है, ये कैसे की जाती है? 30 दिन में अपील की जाती है। अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ। एक ऑर्डर है, एम्प्लॉयर को मिला, ठीक है, टू रिफंड डिडक्शन रॉन्गफुली, कि उसने रॉन्गफुली डिडक्शन किया, तो उसके लिए अपील कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट पेनल्टी है, वेदर इन पर्सन एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय, उसके लिए आप अपील कर सकते हो। ये देखो अपील के लिए, अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर डिस्क्रिमिनेटिंग होली और पास इन एप्लीकेशन मेड द और अगेंस्ट डायरेक्शन सब सेक्शन। देखो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपील यहाँ पे 30 डेज में की जाती है। और क्या किस में की जा सकती है? द एम्प्लॉयर और अदर पर्सन। कौन कर सकता है अपील? एम्प्लॉयर कर सकता है, अदर पर्सन कर सकता है। पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर सेक्शन 3, ठीक है, अगर उसका कंपनसेशन बट द सम पेड डायरेक्टली कंपनसेशन एक्सिड 300 रुपीज, लेकिन जो अमाउंट है वो 300 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए, तभी अपील की जाएगी। और कौन कर सकता है अपील? एनी लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कर सकती है, राइटिंग में देना होता है, ठीक है, और एनी इंस्पेक्टर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और एनी पर्सन डायरेक्टेड टू पे पेनल्टी अंदर, और जिस पर्सन को पेनल्टी देनी है वो अपील कर सकता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो 300 रुपये का अमाउंट है ना, अपील के लिए कम से कम 300 रुपये का अमाउंट तो होना चाहिए, तभी आप अपील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेक्शन नंबर 18। ठीक है, पावर ऑफ अथॉरिटीज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15। इसमें पावर क्या है? तो सेम पावर होती हैं जो सिविल कोर्ट की होती हैं, और इसमें और कुछ नहीं दिया गया है। इसमें जो अथॉरिटी पावर होती है, एवरी अथॉरिटी जो इसमें अपॉइंट की जाती है, उनके पास सेम है सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 19। ये हमारा ओमिट कर दिया था। ठीक है, ये हमारा ओमिट हो चुका है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, सेक्शन नंबर 19। ठीक है, अब देखते हैं पेनल्टीज। तो पेनल्टीज तो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं बता देती हूँ। पेनल्टीज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पर मैं बता देती हूँ। अगर कॉन्ट्राविन करते हैं सेक्शन 7 से 10 का, ठीक है, सेक्शन 7 से 10 का कॉन्ट्राविन करते हैं, सेक्शन 7 से सेक्शन 10 का कॉन्ट्राविन करते हैं, तो जो आपकी पेनल्टी होगी, ठीक है, नॉट शैल बी लेस देन 1500 बट विच मे बी एक्सटेंड टू 7500। तो ये कितनी होगी? ये आपकी स्टार्ट होगी 1500 से, और ये जा सकती है आपकी 7500 तक। कब जाएगी? जब सेक्शन 7 और 7 का कॉन्ट्राविन करते हैं। अब आपको बताना है सेक्शन 7 और सेक्शन 10 का कॉन्ट्राविन क्या था, 7, 8, 9, 10 का क्या था। ठीक है, 7 में मैं आपको बताती हूँ, 7 में था डिडक्शन ऑफ वेजेस, 8 में था आपका फाइन, 9 में था अब्सेंस फॉर ड्यूटी, और 10 में था डैमेज ऑफ लॉस। अगर ये चारों सेक्शन का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो 1500 रुपये से 7500 तक ये पेनल्टी जा सकती है। ठीक है, अगर सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 6 तक का कॉन्ट्रावीन होता है, तो उसमें क्या पेनल्टी है? सेक्शन 8 तक का होता है, तो उसमें क्या पेनल्टी है? उसमें फाइन जाता है आपका 3500 रुपये तक। ठीक है, उसमें आपका फाइन 3500 रुपये तक, 3500 रुपये से 7500 तक चला जाता है। सेक्शन सेक्शन 7 से 10 में तो देखो ये 1500 से स्टार्ट होगा, सेक्शन 4 से 8 में 3500 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ तक? 7500 तक ही जाएगा। ठीक है, आपको आपको आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। पेनल्टी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई होप ये खत्म ही होने वाला है। ये देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, रिकॉर्ड नहीं रख पाता, मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाता, तो उसमें क्या पेनल्टी है? उसमें उसमें भी पेनल्टी है 1500 रुपये से 7500 तक। ठीक है, देखो अब मैं दोबारा बताती हूँ। सेक्शन 7 से अगर 10 का कॉन्ट्राविन होता है, सेक्शन 7 से 10 का कॉन्ट्राविन होता है,
तो 1500 से 7,500 तक, ठीक है। सेक्शन 4 से सेक्शन 8 तक का कॉन्ट्राविन होता है तो 3,500 से 7,500 तक, ठीक है। इसमें 3 तरह की पेनल्टी दी गई हुई है। और अगर रजिस्टर नहीं बना पा रहा, झूठ बोल रहा है, रिफ्यूज कर रहा है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो 1500 से फिर 7,500 तक, ठीक है। थोड़ा वो इशू हो गया था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पेनल्टी वाला पॉइंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है कि कुछ भी समझ में नहीं आता, और ये बहुत ईजी है। बार ऑफ शूट ये कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है हमारा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट टेकिंग गुड फेथ, अगर किसी गुड फेथ में लिया गया है तो कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सेक्शन 13 नॉट इम्पॉर्टेंट, ये एक्ट यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर ये होता है कि किसको डेलीगेट करेंगे, तो यही होता है कि जो अपने सबऑर्डिनेट होते हैं उनको पावर डेलीगेट कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा ना, पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेलीगेट करती है, किसको करती है, जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट को पावर डेलीगेट हो जाती है। सेक्शन 24 तक आपका कंप्लीट हो गया। डिस्प्ले ऑफ नोटिस, नोटिस को डिस्प्ले करना, कि मतलब जो भी नोटिस है पेमेंट ऑफ वेजेस के वो फैक्ट्री में डिस्प्ले किए जाते हैं कि सबको दिखाई दे सकें। और लैंग्वेज कौन सी होती है, लैंग्वेज होती है इंग्लिश, और मेजोरिटी लैंग्वेज, मेजोरिटी पर्सन जो लैंग्वेज समझ सके वाली लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 25A, पेमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड वेजेस इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो पेमेंट कैसे देनी होती है, ठीक है। ये देनी होती है अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है तो जो अमाउंट है, तो जो अमाउंट है ना वो डिपॉजिट किया जाता है अथॉरिटी के पास। तो आपका ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।